हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में भी पार्ट 1 आपकी 2 पार्ट हैं राजनीति विज्ञान की। तो जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, उस किताब का नाम है भारत का संविधान और उसके कार्य। और एक दूसरी और किताब है राजनीतिक सिद्धांत, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम इस किताब में यानी कि भारत का संविधान और कार्य, जो ये किताब है, इसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इस पहले चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस किताब का जो पहला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आज जो हम इसमें टॉपिक लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज हो जाना चाहिए। तो पहला जो है, संविधान किसे कहते हैं, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि संविधान क्या है और किसको हम संविधान कहेंगे। दूसरा है, संविधान समाज को क्या देता है। जो संविधान बनेगा, हमारे देश का जो या किसी भी देश का जो संविधान बनता है, उससे उस देश के नागरिकों को क्या मिलता है या उस समाज को क्या मिलता है। तीसरी चीज़ है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। तो संविधान बनेगा तो उसमें शक्तियाँ भी मिलती हैं, कौन सी शक्तियाँ किसको मिलेंगी, उसका बंटवारा कैसे होगा, ये सब संविधान बताएगा। भारत का संविधान कैसे बनाया गया, और हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन 4 चीज़ों को, ये 4 चीज़ें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। इन बातों का हमको ज्ञान हो जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है, तो सबसे पहले संविधान की ही बात कर लेते हैं। तो संविधान, तो आपने जो ये शब्द है इसको सुना ही होगा, और अक्सर हम 26 जनवरी जो बनाते हैं, तो उस दिन हम अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि इस दिन क्या हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो वो संविधान क्या था और कैसे बना, इसके बारे में तो हमने सब डिटेल में डिस्कस करना ही है इस चैप्टर में। तो इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान जो है, या हम उसको नियम कहें, कानून कहें, या विधि कहें, विधान कहें, इसके बारे में भी हम नियम, कानून और विधि, विधान सब डिस्कस करेंगे। तो ये इन शब्दों से आप परिचित होंगे ही। कोई नियम कानून कहता है, विधि विधान कहता है, विधि विधान से काम होना चाहिए, नियम कानूनों से काम होना चाहिए। तो कोई भी संस्था हो या कोई भी हम अपने परिवार को ही ले लें, पर मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो परिवार में भी हम कुछ न कुछ नियम बना देते हैं। यानी कि ये हम सुबह जंगल जाने का काम कौन करेगा, घास काटने का काम कौन करेगा, या मार्केट आज कौन जाएगा, वहाँ से सामान कौन लाएगा। तो इस छोटी मोटी चीज़ें, और हम ये एक तौर तरीका मोटे मोटे तौर पर घर में भी अपनाते हैं, ताकि घर की चीज़ें भी सही रूप से चल जाएं। और वैसे ही हर संस्थाओं में, आप स्कूल के बच्चे हैं तो आप स्कूल का भी आपने देखा होगा। आपको स्कूल आने का समय निर्धारित है, स्कूल से जाने का समय निर्धारित है, स्कूल में भी टाइम टेबल है, हर पीरियड का समय निर्धारित है। यानी कि कोई न कोई नियम वहाँ पर बनाए गए हैं। इन नियमों के कारण क्या है, हमारी संस्थाएँ बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। आपने कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, किस किस बच्चों ने, मतलब कि कौन से दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहन के आना है, सब बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से सब आते हैं। तो क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारी संस्थाएं आगे को चलती हैं, हमारा कामकाज बहुत बढ़िया तरीके से आगे को चलता है। तो ऐसे ही हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में भी है। तो हमारा देश सही तरीके से कैसे चले, उसका देश का शासन और प्रशासन बढ़िया तरीके से कैसे चले, उसके लिए हमें भी कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं। तो जो सब नियम कानून विधि विधान की जो बात कही गई है कि हमारा देश कैसे चलेगा, उसकी एक किताब है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है, तो उस संविधान में जो भारत का संविधान है, उसके भारत के बारे में सब लिखा गया है कि भारत कैसे चलेगा, उसका शासन प्रशासन कैसे चलेगा, उसके जो बुनियादी नियम हैं वो क्या होंगे, सब तौर तरीका उसमें लिखा गया है, ताकि हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आगे को चल पाए। तो अगर हम बात करते हैं तो संविधान क्या है, तो इसमें अगर हम 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहें,
तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी देश के निर्माण तथा वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए बुनियादी नियम और कानून दिए होते हैं। तो ये संविधान की बात होगी। अब हम बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है या संविधान के कार्य क्या हैं। तो हमें संविधान संविधान क्यों बनाना पड़ा, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो काम है संविधान का, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे अलग अलग धर्मों के लोग, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, तमाम प्रकार के लोग हैं। यहाँ बूढ़े भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ औरतें भी हैं, यहाँ जवान भी हैं। ये हर अलग अलग वर्गों के यहाँ पर लोग हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के शौक़ हैं। उनका बिजनेस भी अलग अलग है, उनकी तौर तरीके, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब अलग अलग है। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमें एक समाज में हम रहते हैं। तो लेकिन अब एक समाज में हम रहेंगे तो उसके लिए भैया हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकें तो कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन, कुछ नियम हमने तय करने पड़ेंगे ताकि हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकें। वरना भाई कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को मानते हैं। अब सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो अगर कोई नियम और कानून नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं होगा कि जो अगला व्यक्ति है वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, हमें पता नहीं होगा। बिना नियम और कानूनों की बड़ी अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हमें एक दूसरे में विश्वास पैदा नहीं होगा। तो इस विश्वास को पैदा करने के लिए हमने बुनियादी नियम बनाने पड़ेंगे, बुनियादी कानून बनाने पड़ेंगे ताकि हमें विश्वास एक दूसरे पर हो सके। अलग अलग लोगों के रहते हुए भी समाज में कॉमन जो बुनियादी नियम है, हमें ये पता होगा अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको दंड मिलना है। अगर कोई या भेदभाव कर रहा है जो भी हो तो उसको उसका दंड मिलेगा गलत चीज़ का। तो ये सबके मन में अगर ये चीज़ें होंगी तो एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये संविधान ये काम करता है कि कुछ बुनियादी नियम तो उस समूह को उपलब्ध कराएगा जिससे उस समूह के जो लोग हैं आपस में विश्वास के साथ रह पाएँ। अब दूसरा उसका जो कार्य है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो संविधान का जो दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो देखो अब समाज में निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होनी चाहिए या सरकार कैसे निर्मित होंगी, ये संविधान सारा डिटेल बताएगा। अब क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति भैया देखो अलग अलग प्रकार के हमारे तंत्र होते हैं। अगर राजतंत्र की बात करें तो अमूमन राजा ही उसमें सर्वे सर्वा होता है, राजा निर्णय लेता है। या कुछ हम साम्यवादी सरकारें, अगर पुराने सोवियत संघ की बात करें तो उसमें एक पार्टी ही सारा निर्णय उसमें लेती थी। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोच्च माना गया है। तो जनता के हाथों में बहुत कुछ दिया गया है। तो जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसके बाद वहाँ पर जो उसके प्रतिनिधि होते हैं वो कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो जब वो संसद में पहुँच जाते हैं तो अलग अलग तरीके हैं, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो संविधान ये तय करेगा कि भाई शक्तियाँ किसको दी जाए और कौन निर्णय लेने के लिए काबिल होगा या कौन कानून बनाएगा। अब कानून बनाने की शक्ति हम भारत में करें तो संसद के पास है। तो संसद के पास भी ये शक्ति किसने दी है, ये इसका भी तो लिखित दस्तावेज होना चाहिए। तो ये शक्ति भी हमारे संविधान ने दिया है। तो ये कौन कानून बनाएगा है, कौन फिर उसको किस प्रकार से लागू करेगा, ये सब तौर तरीके हमारा संविधान तय करता है। और सरकार कैसे बनेगी ये तरीके भी सब हमारे संविधान तय करेगा। आइए अब हम बात करते हैं संविधान के तीसरे कार्य की। जो तीसरा कार्य है
संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ नियम और कानून बनाती हैं, लेकिन हो सकता है वो नियम और कानून अनुचित भी हो सकते हैं या अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं, या कभी भेदभाव वाले जैसे कानून बन जाए बाय चांस, या कहीं कुएं से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को पानी न भरने दिया जाए, या इसी तरह से कुछ अन्य चीज़ें, या वेशभूषा पहनने पर या संगीत सुनने पर ऐसे बैन लगा दिए जाएं, तो हो सकता है उसके पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात भी हो सकती है। तो अब सरकार अपने नागरिकों पर भाई इस प्रकार के कानून लगा करके अन्यायपूर्ण चीज़ न कर सके, तो इसके लिए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। संविधान में मौलिक अधिकार मिले होते हैं, हमको भी अपने संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो भाई जो इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लगभग हम मौलिक अधिकारों में उन चीज़ों को दे देते हैं, और उसमें ये भी तय किया जाता है कि भाई सरकार जो होती है वो उसका उल्लंघन नहीं करेगी किसी भी दशा में। सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उस नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर सरकारें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती हैं, ये संविधान में ही तय कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी हमने समझना होगा कि जो संविधान का जो तीसरा काम यही है, सरकार अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून जो हैं उस पर कुछ सीमा लगाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि मौलिक अधिकारों की ही बात करें तो हमको अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी अधिकार मिला हुआ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बोलने की आज़ादी है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में ऐसी आज़ादी मिलती है, तो हम किसी की यहाँ आलोचना भी कर सकते हैं और हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप तमाम तरीके से देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया में और अन्य प्लेटफॉर्म में लोग अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप वहाँ पर बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग करें या गाली गलौज शुरू कर दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं, यानी कि हर जगह पर एक सीमा का निर्धारण होना ज़रूरी है, चाहे वो सरकारों के लिए हो चाहे वो नागरिकों के लिए हो। सरकारों के लिए इस सेंस में कि सरकार कोई ऐसा जुल्म न कर पाए अपने नागरिकों पर, ऐसी अन्यायपूर्ण नीति ना अपना पाए, उसके लिए भी बिल्कुल वो मौलिक अधिकारों में ही उसका जिक्र कर दिया जाता है कि भाई इन मौलिक अधिकारों का संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं प्रदत्त, उसको मतलब हनन नहीं कर सकती है। ये तो हमारे संविधान में तय है। सिर्फ हम आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़ दें तो उसमें से आपातकालीन परिस्थितियों में हम कुछ मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं, और वैसे ही नागरिकों के लिए भी हैं। नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार मिले हैं तो उसमें भी सीमाएं हैं, तो वो सब संविधान उसमें सीमा लगाता है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलौज कर दें, तो उसके लिए तो फिर आपको सज़ा होगी। तो जो तीसरा काम ये है, तो संविधान जो है यह काम भी करता है, यानी कि शक्तियों को सीमित भी करता है, चाहे सरकार की शक्तियाँ हों चाहे जो नागरिकों को प्रदत्त अधिकार हों, वो किस सीमा तक दिए जाने चाहिए इसका निर्धारण भी संविधान में किया जाता है। अब हम संविधान के चौथे कार्य को देखते हैं। संविधान का जो चौथा कार्य है, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो भाई देखो, हमारे देश की अगर हम परिस्थितियाँ देखें या किसी भी देश की परिस्थितियाँ देखें, तो उन देशों में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो उन परिस्थितियों को निपटने के लिए भाई सरकार को ऐसी ताकत मिली होनी चाहिए जिससे उन परिस्थितियों से निपट सकें। या विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे हम समाज में अगर कोई भेदभाव चल रहा है,
जो सामाजिक दृष्टि से और लोगों की गरिमा की दृष्टि से गलत है, तो भाई सरकार के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वो उसका उन्मूलन कर सके। या स्त्रियों की दशा खराब है, या हमारी सामाजिक परंपराएं तो अलग थी ना, तो स्त्रियों को काफ़ी दबाया भी जाता था, तो उनको ऊपर उठाना है तो सरकार के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ऐसे कानून बना सके कि उसकी स्थितियाँ मजबूत हों। शिक्षा की दिशा में देखो, शिक्षा से वंचित लोग हैं, तो सरकार के पास ये भी ताकत होनी चाहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास कर सके। तो जो दबे कुचले लोग हैं या वंचित लोग हैं, ऐसे वर्गों को उठाने के लिए वो काम कर सके, महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ें तो अगर सरकार को मिलेंगी, ऐसी पावर अगर सरकार को मिलेगी, तो सरकार इन कामों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएगी। तो संविधान का, और सरकार को ये ताकत कौन देगा? ये ताकत देगा संविधान। तो सरकार कोई भी काम, कोई भी कानून नियम ये बनाती है किसी भी चीज़ में, तो ये ताकत संविधान सरकार को देता है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी करें, बहुत सारे लोक कल्याणकारी राज्य की बात यहाँ पर करी गई है। भारत में लोक कल्याण के लिए नीति निश्चक तत्वों को इसमें समाहित किया गया है। तो इन को लागू करने के लिए सरकार इनको कर सकती है, और ये अधिकार कौन प्रदान करेगा? ये संविधान प्रदान करेगा। तो उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनाएगी, वो सब संविधान प्रदान करता है। तो ये संविधान का चौथा काम है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान कर सके जिससे जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो पूरा हो और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। तो समाज को ऊपर उठाने के लिए जो वंचित लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, या शिक्षा की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति, उसका उत्थान करने के लिए सरकारें ऐसे नियम और कानून बना पाएँ, ऐसी व्यवस्था संविधान करता है। तो ये संविधान का चौथा काम है। तो मोटे मोटे तौर पर हमने संविधान के इन 4 कामों को पढ़ लिया है। तो अब आने वाले जो टॉपिक हैं, तो इस संविधान से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हम सीखेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।